Everyone and welcome back to SK1AKS and we're back again with another video of physics which is again going to be very interesting and जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी फिजिक्स के मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो तो उसमें एक फोर्स अप्रोच से बेटर होता है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो या फिर एनर्जी का कंसेप्ट देखो। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी सिमिलर टू हाउ यू हैव लर्नड। आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जैसे पढ़ा होगा। सो हाउ वी कैन बेसिकली लर्न अबाउट काइनेटिक एनर्जी by connecting it with the gravitational potential energy of a simple pendulum. That is what we are going to do in today's video, which is again not going to be very long. अगर आपने एक सिंपल पेंडुलम देखा होगा तो हम सबको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको मैं एक mgh अमाउंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट h पे असाइन कर सकता हूँ। वेर h हाइट मैंने कहाँ से लिया है? h हाइट मैंने लिया है बेसिकली एक किसी भी काइंड के प्लेन से। मैं इस लाइन से h हाइट ले सकता हूँ, इस लाइन से ले सकता हूँ, इस लाइन से ले सकता हूँ, इस लाइन से भी ले सकता हूँ, कहीं से भी जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लेन ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं रेफरेंस के लिए एंड वहां से एक h हाइट पे mgh अमाउंट की उस ऑब्जेक्ट ऑफ मास प्लस अर्थ का सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। इतना हम सबको पता है, ठीक है, पता है। मान लो मैंने क्या कर दिया कि दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि मैंने अपनी जो बेसिकली ये वाली लाइन है इसको मैंने मान लिया दिस इज जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली लाइन, कि इस हाइट पे अगर आप देखते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर मैंने इस सिंपल पेंडुलम को कुछ इस एंगल पे लाया, इस एक थीटा एंगल पे लाया, ठीक है, एंड फिर मैंने क्या किया, थीटा एंगल पे लाया एंड ये जो हाइट हो गई ना, ये हाइट जिसके ऊपर मैंने इसे लाया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल हाइट, फिर मैंने क्या किया, इसे ड्रॉप कर दिया। ऑब्वियसली हम सबको पता ही है ऐसा एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है एंड टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब ये एग्जैक्टली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, कि अप्रोक्सीमेटेड फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर आपने थीटा की छोटी सी वैल्यू रखी है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये जो मोशन होगा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सबको पता है, ठीक है। द थिंग इज कि जब मैं इसे ऊपर लेके आ रहा हूँ, सो हाउ कैन वी लर्न अबाउट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दिस। जब मैं इसे ऊपर लेके आ रहा हूँ मुझे पता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेविटी से एसोसिएटेड एक काइंड की एनर्जी होती है विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में वर्क को लर्न करने का, एनर्जी कंजर्वेशन, ये जो पूरा आप चैप्टर देखते हो वर्क एनर्जी पावर का, इसको लर्न करने का अगर आप करेक्ट मेथड देखते हो कि कहाँ से कहाँ तक इसके करेक्ट बेसिकली कि पहले आपको कौन सा टॉपिक लर्न करना चाहिए उसके आगे कौन सा टॉपिक, यूजुअली हमें ऐसे पढ़ाया जाता है कि आप पहले वर्क का बेसिकली फॉर्मूला एंड कंसेप्ट लर्न करो, उसके बाद आप लर्न करोगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एंड लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। दिस इज रादर अ रॉन्ग अप्रोच। जो करेक्ट अप्रोच होना चाहिए एनर्जी को सीखने का, दैट शुड बी पहले आप एनर्जी के बारे में लर्न करो, एनर्जी क्या है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो एंड एक ज्यादा आपको इंट्यूटिव अप्रोच मिलता है काइनेटिक एनर्जी को समझने का एंड फिर आप देखोगे कि कैसे एनर्जीज को कन्वर्ट करते हैं, हियर एंड देयर ट्रांसफर करते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क। ये मोर और लेस ज्यादा करेक्ट अप्रोच होता है टू अंडरस्टैंडिंग एनर्जी एंड वर्क। यहाँ पे अगर मैंने देखा, मान लो मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलरेडी पता है कि एक ऐसी एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है जो किसी भी स्टेट ऑफ किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। कोई भी सिस्टम है उसका मैंने स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर इससे एसोसिएट किया एंड उसी नंबर को एनर्जी कहते हैं, इसी नंबर को फिजिक्स में एनर्जी कहते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड एनर्जी एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ठीक है। मान लो मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है बैक एंड फोर्थ, लेकिन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल सम कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस पेंडुलम को मान लो यहाँ पे लाया h हाइट पे, तो h हाइट पे इससे एक mgh अमाउंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है। कैसे पता चलेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh ही है, उसकी डेरिवेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी एंड टेडियस हो जाएगी, नॉट एग्जैक्टली मैथमेटिकली लॉन्ग, theoretically ही, but that will be tedious. तो here I'll get concept of kinetic energy। तो अगर मुझे पता है कि mgh इस हाइट पे
पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ये लोअर करती है, जैसे थीटा कम होता जाता है, हमें पता चलता है ये नीचे आता है, नीचे आता है, एंड एच हाइट कम हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का टोटल सम होगा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, इट इज हैपनिंग इन वैक्यूम। मतलब हो क्या रहा है, ये एनर्जी तो कम हो रही है। तो और एक इफेक्ट अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो कि जब ये इस पॉइंट पे आता है, मैंने जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, लेकिन जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जीरो होती है, उस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट हाईएस्ट स्पीड गेन करता है थ्रू आउट द मोशन। बाद में यहाँ पे जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि इसकी हाइट इंक्रीज होती है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, अब स्पीड डिक्रीज करती है। इसका एक ही मतलब है कि जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, एक और काइंड की एनर्जी होगी, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट होगी इस सिस्टम में, एक और काइंड की एनर्जी होगी जो कि इंक्रीज करेगी टोटल सम कांस्टेंट रखने के लिए। अब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज करे डिपेंडिंग ऑन वेदर यू इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ से हम लोग एक काइंड की एनर्जी डिफाइन करते हैं विच इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ दिस पेंडुलम। अब ये कंसेप्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी ऑफ मोशन की, जब वो मोशन में है, जब कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप उस ऑब्जेक्ट को दे रहे हो वर्क के थ्रू, एंड तब वो जो एनर्जी मोशन में अप्लाई हो रही है, मोशन में को उसकी डिस्क्राइब करिए, उसकी मोशन को स्टेट को डिस्क्राइब करिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से पता कैसे चलता है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर है? सो अंडरस्टैंड इट दिस वे, हम सब ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है कि वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a। मान लो इसे वर्टिकली लगाते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay टाइम्स में डेल्टा वाई, यही होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे अगर मैंने बेसिकली अप्लाई करने की कोशिश की, तो देखो एच हाइट ये कितना होगा। अगर मुझे एच हाइट कैलकुलेट करना है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जीरो इनिशियल स्पीड पे था, जीरो इनिशियल स्पीड, यहाँ पे आया, इसको एक वेलोसिटी मिल गई इस डायरेक्शन में विच इज v, एंड इसी वेलोसिटी से एसोसिएटेड होते इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं देखता हूँ इस पॉइंट पे जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इनिशियली जब ये u इक्वल जीरो की स्टेट में था, मतलब रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो होनी चाहिए। इतना तो एक अप्रोच मिलता है, काइनेटिक एनर्जी उस केस में जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ का जीरो प्लस mgh शुड बी इक्वल टू यहाँ का दिस जीरो जो कि ग्रेविटेशन की वजह से प्लस ke। तो सिंपल सी बात पता चलती है कि काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम जब इसकी वेलोसिटी हम लोगों ने v लिए इस डायरेक्शन mgh के इक्वल है, mgh जो कि टॉप की पोटेंशियल एनर्जी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, बॉटम पे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है जिसपे इसके टॉप पे, इसके एम्पलीट्यूड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसे समझो, काइनेटिक एनर्जी सिंस एक एनर्जी ऑफ मोशन है, इसे मैं mgh यहाँ पे परफेक्टली लिख सकता हूँ, परफेक्ट वैलिड फॉर्मूला है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन है कि कैसे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसे हमें स्पीड से कनेक्ट करना चाहिए, वेलोसिटी से कनेक्ट करना चाहिए रादर देन हाइट से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हाइट को लिख दिया v स्क्वेयर बाई 2g। v स्क्वेयर बाई 2g कैसे लिखा, इस इक्वेशन से। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो vy है, vy भी जीरो है, uy भी जीरो है, मतलब h क्या जीरो हुआ? नो, h इज नॉट जीरो, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ मोशन, लेकिन सिंस ये एनर्जी है, एंड एनर्जी आपको समझने एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी एक नंबर होता है जिसकी वजह से ये इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे नहीं, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करेगी। आपको समझना है, ये काइनेटिक एनर्जी एक नंबर है, ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करेगी, नॉट वेलोसिटी पे। ऑन द अदर हैंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर डायरेक्शनल सिग्निफिकेंस देखें तो सिर्फ y में अप्लाई करें तो ये हमें रॉन्ग रिजल्ट देगा, क्योंकि ऑब्वियसली वर्टिकली इतना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद भी इन दी एंड इसको बेसिकली कोई इसको वर्टिकल वेलोसिटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपको बेसिकली दिख रहा है हर पॉइंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज पुलिंग, हर पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे टेंशन इज पुलिंग इट इनवर्ड, टेंशन इसे इनवर्ड पुल कर रहा है।
अब ये टेंशन इनवर्ड पुल करके कर क्या रहा है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इसको एक वर्टिकल वेलोसिटी मिल रही है इस पॉइंट पे जब तक आया, एंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ये टेंशन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इस टेंशन ने क्या किया कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ रहा है तो T माइनस एम जी सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको एक कंप्लीट टेंजेंशियल वेलोसिटी बना दिया। तो ये टेंशन की वजह से हो रहा है, वरना ऑब्वियसली इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी मिलती जिसे इससे एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ टेंशन यहाँ पे एग्जैक्टली एक्ट कर रहा है, यू कैन नॉट राइट इट दैट वे। तो अगर हम लोग इसमें देखें सिंस एनर्जी एक स्केलर है, हमें रादर देन वी वाई स्क्वेयर इक्वल्स यू वाई स्क्वेयर प्लस 2ay डेल्टा वाई स्पीड में वर्क करना पड़ेगा। स्पीड में वर्क करेंगे, फाइनल स्पीड बॉटम पे क्या है v स्क्वेयर है, इनिशियल स्पीड टॉप पे 0 है, इक्वल्स एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली वही होगा g है 2g टाइम्स में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल ही क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकल लिख रहे हैं। लिसन, मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पीड में चेंज किया, इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी में स्पीड लिख रहा हूँ, तो यहाँ से h क्या मिला v स्क्वेयर बाई 2g। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल, इसे एक प्रोजेक्टाइल मान के ऊपर फेंका होता तो इसे v स्क्वेयर बाई 2g मैक्सिमम हाइट पे जाता, एंड दैट इज द थिंग कि जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ये ऊपर जाते v स्क्वेयर बाई 2g हाइट पे, एंड वहां से बेसिकली इसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलती है एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने पेंडुलम का केस लिया, आप एक प्रोजेक्टाइल का भी विच इज वर्टिकली अपवर्ड भी ले सकते हो एंड इट स्टिल होल्ड्स। mg टाइम्स में हो गया v स्क्वेयर बाई 2g, g से g कैंसिल, mv स्क्वेयर बाई 2 मतलब हाफ mv स्क्वेयर। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं अगेन आई विल टेल यू कि हम लोगों ने अगर पता कर लिया कि यहाँ पे mgh है तो काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के टर्म्स में लिखने की अगेन जरूरत क्या है, बट जरूरत है। व्हाई? क्योंकि मैंने बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। काइनेटिक एनर्जी मोशन की एनर्जी है, तो जरूरी नहीं है कि हर केस में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं h हाइट तक फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता है, तब कैसे बताओगे क्या काइनेटिक एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला तो हमेशा सेम होना चाहिए, एटलीस्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स। वो रिलेटिविटी में अलग हो जाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन इसीलिए सिंस ये मोशन से रिलेटेड है तो हमें इसे हाइट या फिर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट से नहीं रिलेट करना चाहिए, इसे समहाउ मोशन की किसी प्रॉपर्टी से रिलेट करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी एक तो प्रॉपर्टी इसकी इनर्शिया यानी कि मास से रिलेट किया, दूसरी इसकी स्पीड से रिलेट किया, एंड यहीं से हमें इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी मिलती है। एंड एज आई टोल्ड यू हियर कि ये मोर और लेस एक ज्यादा करेक्ट ऑर्डर होता है एनर्जी को सीखने का, इसके अप्रोचेस को सीखने का, दैन द टिपिकल क्लासिकल मेथड जो कि हम लोग यूज करते हैं। पहले वर्क पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी पढ़ो, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ो, एंड उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को एक बेसिकली थियोरेटिकल सेंस से इसकी mgh डिराइव किया जा सकता है, फिर वहां से काइनेटिक एनर्जी समझ सकते हो, एंड देन यू कैन फाइनली अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क कोई भी फोर्स करता है। जैसे ग्रेविटी भी यहाँ वर्क कर रहे हैं, उसे मैंने लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एनर्जी में एक ओवरऑल चेंज लाने के लिए। एंड दैट वाज माय टुडेज वीडियो अबाउट दिस कंसेप्ट, एंड थैंक्स टू ऑल मेंबर्स।